हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज का अगला लेक्चर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द यूनियन। द यूनियन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, है ना। संघ के बारे में बात करेंगे। तो आज हमको क्या देखना है कि भारत में जो संघ है ना, संघ शब्द का मतलब क्या है और इसके क्या क्या फीचर है, इसमें कौन कौन आता है, तो संघ के कौन कौन से हिस्से, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको दोस्तों दिख रहा है यहाँ पे भाग कौन सा है, आपको दिख रहा है भाग 5। तो दोस्तों अब तक हमने कितने भाग कवर कर लिए हैं, तो अब तक हमने 4 भाग कवर कर लिए और साथ ही साथ चौथे का हमने ए भी कवर कर लिया। अब कौन से पार्ट की तरफ आ रहे हैं, भाग 5 की तरफ, है ना। तो कौन कौन से आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। तो हमें याद रखना है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक किसमें, संघ। कितने आर्टिकल हैं इसके, 52 से लेके 151 तक। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, संघ। कौन सा पार्ट है, पार्ट 5, ठीक है ना। तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, इसके अंदर क्या आता था, यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द यूनियन गवर्नमेंट। तो आपको पूछे भाई यूनियन शब्द कहाँ पे है भाई, कौन कौन से आर्टिकल है, तो कौन से भाग में, तो आपको पता होना चाहिए भाग 5 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पे तुम्हारी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई है ना। तो हम देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, इनके कितने कितने हिस्से हैं यूनियन गवर्नमेंट के और क्या क्या फंक्शन करते हैं। ये सारे जितने भी डायमेंशन है तुम्हारे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट, ये सब किस में आ जाएंगे भैया, यूनियन में, है ना। तो हम यहाँ पे इनके सारे पार्ट देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम एक क्या करेंगे, एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे, एक ओवरऑल आइडिया लेंगे, देखेंगे भाई कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या चीज़ दी है। तो अनुच्छेद देख लो और उनसे संबंधित क्या है, जो जो प्रोविजन है वो देख लो। तो अनुच्छेद 52 से लेके 73 तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। 74 से 75 के बीच में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। और बात करें 76 के बीच में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और भारत के महान्यायवादी। 77 और 78 की बात करें तो कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पीएम के कुछ कार्य दिए गए हैं। 77 और 78 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, है ना, ये सारी बातें। और 79 से 83 के बीच में पार्लियामेंट, तो लोकसभा, राज्यसभा और तुम्हारी पार्लियामेंट के बारे में बात करिए। 79 से 83 के बारे में और इनके काम। और 84 और 88 के बीच में कुछ जनरल बातें बोली गई हैं, है ना। और इनकी जो ऑफिस के वर्क हैं भैया, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है तो वो कैसी ऑफिस है, उसमें कैसे काम चलते हैं। और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, ये सब कैसे काम करती हैं, इनके सब के बारे में 99 से 100 के बीच में। और दोस्तों और बात करें इंपोर्टेंट, तो आपको ये पता होनी चाहिए 101 से लेके 104 तक क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। तो आपको पता है अभी न्यूज में रहा था राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए लोकसभा से। तो भाई क्वेश्चन ये आ सकता है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज में है और आपको पता है तुम्हारे राहुल गांधी की जो न्यूज़ है ना वो इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है। तो भाई हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 102, 103, 104 ये सब किससे रिलेटेड है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, लोकसभा या राज्यसभा। आगे देखो दोस्तों 105, 106 पावर प्रिविलेज, मतलब जो हमारे एमपी लोग हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, जितने भी, उनके लिए कुछ प्रिविलेज मतलब दोस्तों विशेषाधिकार, कुछ इनके पास विशेष शक्तियां हैं। वो कौन से आर्टिकल में, 105 से लेके 106 तक, तो ये भी हम बात कर लेंगे। आगे 107 से 111 तक भाई द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तो मतलब भाई लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, तुम्हारा विधायिका के काम क्या क्या है, तुम्हारे जो बिल बनते हैं, मनी बिल और तुम्हारे फाइनेंशियल बिल, तो ये सारे बिल कहाँ पे दिए गए, 107 से लेके 111 तक, ठीक है। 112, 17 तक कुछ और सारे फाइनेंशियल बातें बोली गई हैं, है ना, तो फाइनेंशियल मैटर है यहाँ पे, वित्तीय मामले। 118 से 22 तक कुछ जनरल चीज़ें बोली गई हैं, है ना, कि भाई लोकसभा, राज्यसभा जो और तुम्हारी पार्लियामेंट है उसमें कौन कौन सी भाषा यूज होनी चाहिए, है ना, बिल कौन सी लैंग्वेज में हो, ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है दोस्तों, 123, तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब भैया राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। तो ये बात कहाँ लिखी है, 123 में। 124 से लेके 147 तक द यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सारे सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन कैसे काम करेंगे, ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं, 124 से लेके 147 तक। 148 से लेके 151 तक द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो आपको पता है जो महालेखा परीक्षक होता है ना वो 148 में, और उसके कार्य कहाँ पे है, 151 तक कार्य है उसकी। तो ओवरऑल हमने थोड़ी आइडिया लिया था कि भाई कौन कौन से आर्टिकल कहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे लगभग 7 से 8 आर्टिकल ऐसे हैं जो दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे गए। तो आपको अटॉर्नी जनरल ध्यान रखना है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको क्या रखना है,
तुम्हारा 123। तो भाई किसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है, वो अनुच्छेद 123 में। और ऐसे ऐसे 148 है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, CAG, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। और तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124 में है। ठीक है भैया, अब पहली बार हम क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है? राष्ट्रपति के बारे में। और हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? प्रेसिडेंट के बारे में। और पढ़ेंगे भाई कि प्रेसिडेंट का भारतीय पार्लियामेंट में क्या रोल है और ये कैसे अभिन्न हिस्सा है हमारी पार्लियामेंट का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली बात तो भाई राष्ट्रपति। तो दोस्तों पता है आपको देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है? देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। तो भारत का हमारे का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है ना। और हम बात बोलें दोस्तों, ये कैसा हेड है सरकार का? तो भाई पूरे देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति, है ना। लेकिन बोल रहे हैं दोस्तों सरकार का मुखिया कौन है? तो प्रधानमंत्री है ना। तो दो शब्दों में ध्यान रखना, मैं जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा कि चीज़ें कैसे कैसे डिफरेंट है ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति। तो भाई क्या है ये? हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट। स्टेट समझ रहे हो ना, पूरा देश हमारा, है ना। कोई भी कंट्री क्या होता है पे में स्टेट होता है। तो भाई राष्ट्रपति क्या है? हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, अब बात करें इनकी ऑफिस कैसी है, कार्यालय कैसा है? तो आप बताओ कैसा है? भाई निर्वाचित है। कैसा है? तो इनका कार्यालय कैसा है? राष्ट्रपति का निर्वाचित है। ऐसा नहीं है अपने मन से जाके बैठ गए हो राष्ट्रपति वहाँ पे, उनका चुनाव हुआ है ना। तो जिनका चुनाव होता है उनको क्या बोलते हैं? निर्वाचित कैंडिडेट, है ना। तो वही कैसा है? ये निर्वाचित है। अच्छा भैया है कैसा? इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो दो टाइप के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हम देखेंगे आगे कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं। तो भाई बे इलेक्शन जो देखो मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट में। एक डायरेक्ट इलेक्शन और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, ये दोनों इलेक्शन होते हैं भाई। यहां पे डायरेक्टली कौन? पीपल हिस्सा लेते हैं डायरेक्ट, मतलब भारत के लोग हैं ना, वो सीधा सीधा चुनाव में हिस्सा लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेंगे। जहाँ पे जो लोग हैं ना, लोग जिन लोगों को भेजेंगे यहाँ पे इलेक्ट करके, चुन के, है ना। तो मान लो यहाँ पे कुछ लोग चुन के गए, है ना। अब वो चुने हुए लोग किसे इलेक्ट करेंगे? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, है ना। तो भाई जो चुने हुए लोग ही किसी को चुनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जो लोग डायरेक्ट खुद चुनते हैं, तो मान लो अपन बात करें कि आपने कभी राष्ट्रपति का वोट डाला है? नहीं ना। लेकिन आपने MP, MLA, ML बाकी लोगों को तो डाला है ना, आपको पता है। तो भाई वही लोग तो हमारे MP, MLA वही तो जाके चुनाव लड़ते हैं, सॉरी चुनाव करते हैं किनका? राष्ट्रपति का। तो भाई इनका अलग तरीका है। तो हमें कैसा चुनाव ध्यान रखना है यहाँ पे? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव किसका है? राष्ट्रपति का। और बाकी तुम्हारे PM साहब कौन से बनते हैं? आपको पता है जो MP लोग होते हैं उनका चुनाव कैसा होता है? डायरेक्ट चुनाव होता है, क्योंकि आप खुद चुनाव करने जाते हो, है ना। ठीक है तो भैया हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? चुनाव के बारे में। चुनाव कैसा हो? इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे बताओ इलेक्शन कैसा है? अब भैया ये तो पता है हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन भैया इनका चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन कैसे होता है? इसका प्रोसीजर कैसे है? तो इसका प्रोसीजर भी तो पता होना चाहिए। तो निर्वाचक मंडल, तो इसे क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसके चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत पड़ती है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल के लिए हमें जरूरत पड़ेगी राष्ट्रपति चुनाव की, ठीक है ना। तो हमें इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? तो मान लो एक ये क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है, निर्वाचक मंडल है, ठीक है। तो जिसमें कौन कौन बैठते हैं ये बताओ तुम। राष्ट्रपति का चुनाव करना है, किनके द्वारा करना है? निर्वाचक मंडल द्वारा करना है। तो भाई इस निर्वाचक मंडल में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन बैठेगा ये तो बताओ। तो ये क्या लिखा है भाई? बिटवीन द लाइन पढ़ना है और समझना है। सभी निर्वाचित सांसद, सांसद दोस्तों MP, समझते रहना भी। सभी कैसे? निर्वाचित, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, जो चुनाव जीतकर आए हों, चुनाव लड़कर आए हों, वो सब कौन है? निर्वाचित, ठीक है। तो हमारे कौन? सांसद MP, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सभी मतलब लोकसभा
हो या राज्यसभा हो, जो चुनाव लड़के आए हों, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो सब कैसे हैं भाई, सभी निर्वाचित सांसद। समझ गए ना। आगे देखें और क्या भैया, विधायक, विधायक जानते हो ना, एमएलए, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए मतलब राज्य के जो सीएम होते हैं, सीएम को कौन चुनता है, एमएलए चुनते हैं ना, तो वो एमएलए राज्य के हैं। विधायक हैं आपके आसपास, तो वो विधायक कौन है, एमएलए हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, विधायक। तो भाई क्या लिखा है इसमें, तो यहाँ पे कौन कौन रह रहा है इसके अंदर, ये बताओ तुम आप। तो इलेक्टेड मेंबर, जो लोग चुनाव लड़के आए, कौन, सारे एमपी, ऑल एमपी, क्या लिखा हुआ है ये, सभी एमपी, है ना, सभी निर्वाचित सांसद, सभी निर्वाचित एमपी। और कौन भैया, विधायक, तो दोस्तों एमएलए। लेकिन दोस्तों मुद्दा क्या है, अगर एक शब्द और लिखूं मैं, एमएलसी, ध्यान देना इस चीज को, स्टार लगा लो, हैज लगा लो। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, क्या बोलते हैं इसे, विधान परिषद। तो आपको क्या ध्यान रखना है, विधान परिषद। तो क्वेश्चन यही आएगा, क्या एमएलसी इलेक्टोरल कॉलेज के हिस्सा हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं है। अगर मान लो हमारे कोई एमएलसी, अब जो आपको ये पता होना चाहिए, तो एमएलसी कितने कितने राज्यों में, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए, एमएलसी 6 राज्यों में, है ना। तो भाई हर एक राज्य में एमएलसी नहीं है, मोस्टली कितने में, सारे राज्यों में क्या है, एमएलए होते हैं, लेकिन एमएलसी कुछ ही राज्यों में, है ना। तो विधान परिषद कुछ ही राज्यों में, तो विधान परिषद के जो विधायक होते हैं ना, वो हिस्सा नहीं लेते किसमें, इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑल एमपी, इलेक्टेड एमपी प्लस एमएलए, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि विधान परिषद के जो मेंबर हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो आपको ये बातें समझ में आई दोस्तों, कि भाई हमें इतना पता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कौन करता है, तो तुम्हारा निर्वाचक मंडल करता है। निर्वाचक मंडल में कौन लोग होते हैं, तो हमें पता होनी चाहिए भैया, सभी मेंबर होते हैं निर्वाचित, कौन, इलेक्टेड मेंबर, है ना, एमपी और विधायक लोग, है ना। तो यहाँ पे विधान परिषद वाले मेंबर इंक्लूड नहीं किए जाते, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इनकी योग्यता क्या है, तो भाई आपकी इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, देश के नागरिक हों, ठीक है, 35 साल की एज हो। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है, एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, है ना, तो भाई 35 साल की है, और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार। ये लाइन बहुत ध्यान रखनी है, क्या लिखा है ये, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार। यहाँ पे अगर मैं राज्यसभा लिख दूँ तो भाई साहब बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन में अगर ऐसी बात आ जाती है ना, तो वो स्टेटमेंट गलत है। तो यही ऑप्शन आ जाए, यही स्टेटमेंट आ जाए कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के जो चुनाव के बराबर योग्यता होनी चाहिए। भाई ये गलत बात है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनके बराबर योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, योग्यता। उनकी लोकसभा के मेंबर हो ना हो कोई फर्क नहीं है। किसी भी राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, मतलब किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है राष्ट्रपति, है ना। लेकिन वो ऐसी योग्यता रखे किसके बराबर, लोकसभा के मेंबर के बराबर, न कि राज्यसभा, न कोई और अदर, ठीक है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो, ऐसी योग्यता रखता हो कि भाई लोकसभा चुनाव वो लड़ ले। कोई लाभ का पद नहीं हो, मतलब वो कहीं सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हों, वो ऐसे कहीं ऑफिस में काम नहीं कर रहे हों जहाँ सरकार का पद कैसा हो, सरकारी हो, है ना। तो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस का मतलब समझ रहे ना, कोई लाभ का पद नहीं, मतलब कोई सरकारी जॉब नहीं, कोई सरकारी इंस्टीट्यूट में काम नहीं करेंगे, वो सरकार से कोई चीज़ नहीं लेंगे, है ना। या तो फिर उनकी नौकरी चली जाएगी, या फिर उनकी जो प्रेसिडेंट है वो नहीं रहेंगे वहाँ से, ठीक है ना। तो उनमें से एक ही काम चुनना पड़ेगा आपको, है ना। तो भाई कोई राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, इनको शपथ कौन दिलाता है, और कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो क्या करते हैं भैया, राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखनी है, शपथ दिलाने के बाद भैया इनका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर, कार्यकाल कितना है इनका, 5 साल। कितना है, 5 साल है। तो आप देखो यहाँ पे कार्यकाल कितना है इनका, 5 साल है, टेन्योर कितना है, 5 साल है, ठीक है भैया। ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे बात करें पद रिक्तता, भाई जे इन कौन सी कंडीशन में, मतलब क्या करेंगे, जे अपनी की जो सीट है ना वो खाली हो जाएगी। अगर दोस्तों संविधान का उल्लंघन करते हैं राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति कोई संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे हालात में भाई उनके खिलाफ क्या कर देंगे, हम उन्हें हटाने के लिए प्रोसीजर लगाएंगे। क्या
आपको पता होगा ना, निष्कासन कर देते हैं उनका, महाभियोग लगा देते हैं। तो ऐसे हालात में अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके पद को रिक्त माना जाएगा, उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा। निष्कासन प्रक्रिया मतलब उन्हें कैसे वहाँ से हटाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं इसे, विशेष बहुमत, कुल सदस्यों का 2/3। तो दोस्तों आप याद करो, मैंने क्या कराया था आपको पिछली वीडियो में, बहुमत कराए थे। तो वो दोस्तों बहुमत काम आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ, तो भाई इन्हें हटाने के लिए क्या करना है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, क्या महाभियोग। ये भाई इसके लिए महाभियोग के लिए क्या चाहिए, 2/3 मेंबर, 2/3 मेंबर। याद करो पिछली वाली वीडियो में, किसके, कुल सदस्यों के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके 2/3 मेंबर हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो कुल जो मेंबर होते हैं ना, उसके लिए इम्पीचमेंट पास करने के लिए 2/3 मेंबर होने चाहिए। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि महाभियोग कौन से हाउस से शुरू हो, लोकसभा से या राज्यसभा से। तो भाई किसी भी हाउस से शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, इम्पीचमेंट हम किसी भी हाउस से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो महाभियोग प्रक्रिया किसके लिए होती है, केवल राष्ट्रपति के लिए, है ना। क्योंकि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग क्यों है दोस्तों, बाकी लोगों के लिए महाभियोग क्यों नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति से ऊंचा कोई पद है ही नहीं है ना। तो देश की सर्वोच्च शक्ति है राष्ट्रपति भाई, है ना, सर्वोच्च पद है, तो उसे हटाना इतना आसान तो है नहीं है। उसके लिए बहुत सारे तुम्हें महाभियोग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए 2/3 मेंबर चाहिए कुल मेंबर का, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत बोलते हैं। मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, ठीक है। क्षमा बात करें तो भाई किन किन को क्षमा करता है, तो सेंट्रल लॉ। भाई क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति जो सेंट्रल लॉ जानता ना, केंद्रीय लॉ, केंद्र सरकार की लॉ होती है इतनी वाली, और उनके तहत कोई भी समस्या आती है या कोई सजा होती है, तो वो राष्ट्रपति इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। तो हाँ, तो जितनी भी सेंट्रल लॉ है ना, वहाँ पे भी काम बदलाव कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। डेथ पेनल्टी मतलब अगर मान लो किसी को मृत्यु की सजा हुई है या मृत्यु में कम करनी है, उनकी सजा को कम करना है, क्या करना है, उसकी प्रकृति को बदलना है, नेचर को बदलना है, तो बहुत सारी तुम्हारी पेनल्टी जो होती हैं, तो उनको क्या करना है, वो भी परिवर्तन कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। तो सेंट्रल लॉ में कुछ जो भी चीज़ें हैं उनके आधार पर भी क्षमा कर सकता है। डेथ पेनल्टी को, है ना, मृत्यु जो सजा होती है ना, उसको भी कम कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये देखो इंपॉर्टेंट है, आर्मी कोर्ट। तुम्हें पता है दोस्तों, हमारे भारत में जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वैसे ही हमारी जो आर्मी है ना, उसके लिए अलग से हमारा आर्मी कोर्ट अलग होता है, उसे मार्शल लॉ होती है, वो अलग होती है। तो आर्मी कोर्ट में भी कुछ चेंज कर सकता है, ये आर्मी कोर्ट के डिसीजन को बदल सकता है राष्ट्रपति। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, वही आर्मी कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर सकता है। वहीं हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो आर्मी कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर दे, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, राष्ट्रपति है ना, वो आर्मी कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर सकता है। अब बात करें दोस्तों विवेकाधीन, तो विवेकाधीन शक्ति की बात करें तो भाई राष्ट्रपति के पास अपनी क्या होती है, शक्ति होती है, कैसी, विवेकीय शक्ति। मतलब वो उसके मत पे, उसके दिमाग पर, उसके तर्क पर, जो वो सोचे उसके आधार पर डिसीजन ले सकता है। तो ऐसे हालात में दोस्तों कई सारी कंडीशनें होती हैं। जब मान लो कंडीशन ऐसी होती हैं दोस्त के, भाई मान लो कोई सरकार है ना, या कोई इलेक्शन हुआ, उसके बाद तुम्हारा चुनाव हुआ, चुनाव के बाद क्या हुआ, सरकारें बनेगी, और सरकार बनेगी दोस्तों, और कोई सरकार है और या कोई दो पार्टी है, एक पार्टी पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाई और दूसरी भी साबित नहीं कर पा रही, है ना। तो ऐसे हालात में मान लो कोई पार्टी पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पा रही, आपको पता है सरकार बनाने के लिए क्या जरूरत है, क्या किसकी जरूरत है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, पूर्ण बहुमत की। तो पूर्ण बहुमत की सरकार अगर नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति के मत पर डिपेंड करता है, उसके दिमाग पर डिपेंड करता है, उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि भाई वो किसे मौका दे सरकार बनाने का। तो ये क्या लिखा है, उसे विवेकाधीन शक्ति है भाई। ऐसे हालात में सरकार बनाने के लिए वो भाई यूज कर सकता है, उसकी मर्जी है, वो किसे मौका दे, कौन सी पार्टी को मौका दे, वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। तो हमने दोस्तों ओवरऑल राष्ट्रपति की बात करी, है ना। लेकिन हमने एक चीज नहीं देखी दोस्तों, यहाँ पे क्या नहीं देखी, ये वाली लाइन, नो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। एक तो ये ध्यान रखना है, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व एकल हस्तांतरीय वोट, ये तो बात पता होनी चाहिए। तो भाई मैं बहुत बात बोलूं भाई कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस प्रणाली से होता है, ये तो पता होना चाहिए। तो भाई कौन सी प्रणाली है, वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है, और सिंगल ट्रांसपोर्टेबल वोट सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व एकल हस्तांतरण
स्थानांतरीय वोट या। और दोस्तों आगे बात करें, मान लो ये क्या होता है कि भाई यहाँ पे ना मान लो बहुत सारे लोग हैं, है ना, मान लो इतने सारे लोग चुनाव पे खड़े हैं, A B C D, है ना। तो भाई अगर मैं वोट करने जाता हूँ, कोई एमपी को वोट करता है तो वो भाई एक ऑर्डर में वोट करता है ना। तो ऐसे एक तो गोपनीय वोट होता है इनका, पता है ना आपको, गोपनीय वोट होता है ना। ऊपर से भाई इनमें इनके ऑर्डर में रख देते हैं जे भाई हमें रेफरेंस, है ना, आपको पता है ना, तो रेफरेंस देते हैं भाई किसे हम पहले चुनना चाहते हैं। तो भाई अगर 4 मेंबर खड़े हुए हैं तुम्हारे, है ना, चुनाव में, राष्ट्रपति के में, तो वही वो उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो भाई मतलब क्रॉस वोटिंग होती है इसमें। कैसी होती है? क्रॉस वोटिंग। तो आपको पता होनी चाहिए क्रॉस वोटिंग क्या होती है, जहाँ पे 50+% नंबर लाना जरूरी है। अगर कोई आदमी 50+% से नंबर कम लेके आ रहा है, मतलब हमें 50% से ज़्यादा नंबर चाहिए, तभी हम राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या है कि हमें कम से कम 50% से अधिक वोट चाहिए। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, आनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और तुम्हारा सिस्टम, ठीक है ना, आनुपातिक प्रणाली। तो दोस्तों मैं बात करूँ राष्ट्रपति के चुनाव की, तो भाई हमें मान लो A B C D, इसे मिले 40%, इसे मिले 30% और इसे मिले 10%, कितने हो गए? 40, 50, 80 या 20 मान लो, है ना। तो भैया अब आपके मन में क्या आ रहा होगा कि भाई सबसे ज़्यादा वोट किन्हें मिले? 40% वाले को, A को। तो क्या ये जीत गया, विनर हो गया ये? नहीं। यही तो खुशी, मतलब बहुत बड़ी खूबी है इसकी। अभी भी नहीं जीता है। इसे कितने नंबर चाहिए? कम से कम 50% से अधिक नंबर चाहिए, तब ये चुनाव राष्ट्रपति बन पाएंगे। समझ गए ना। तो भाई हमें कम से कम 50% नंबर से अधिक चाहिए, तब राष्ट्रपति बन सकते हैं। और मान लो मैं चुनाव करवाऊँ किसका, ये बात समझ में आई। अगर मान लो मैं चुनाव करवाऊँ PM का, है ना, PM का चुनाव होता ही नहीं, पहली बात तुझे पता होनी चाहिए। मैं बात करूँ MP की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो भाई इसमें क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो भाई फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको पता है आपके यहाँ MP के चुनाव होते हैं, मान लो 100 वोट से, ठीक है, 100 मेंबर से 100 वोट से A B C D 4 लोग चुनाव में खड़े रहे, ठीक है ना, 4 लोग चुनाव में खड़े भाई। अगर इनको मिलते हैं 40%, इनको मिलते हैं 30%, इनको मिलते हैं 10%, इनको मिलते हैं 15%, मान लो एक और ये खड़े हैं, इनको भी 15% मिल गए, 15 नहीं मिले तो 5 मिल गए, ये मान लो, ठीक है ना। 40, 30, 70, 80, 90, 95, 5 मान लो, ठीक है। तो भाई अब देखो इनमें से सबसे ज़्यादा वोट किन्हें मिले? A को। तो जहाँ पे A जीत जाएगा, A विनर है यहाँ पे का नहीं है? आप बताओ, A यहाँ पे जीता का नहीं जीता? बिल्कुल जीता, 40% वोट लेके। लेकिन दोस्तों क्या राष्ट्रपति 40% वोट लेके जीत पा रहा था वहाँ पे? नहीं, क्योंकि वहाँ पे कैसी प्रणाली थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है भैया, जो भले ही दोस्तों यहाँ 50% नंबर नहीं आए, लेकिन जिस इन सबसे ज़्यादा नंबर तो लेके आया है ना, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, तो ये 40% में क्या बन गया? विनर बन गया। तो भाई तो कोई पूछे भाई प्रादेशिक, इसे बोलते हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। क्या बोलते हैं इसे? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? इसके चुनाव कौन सा होता है? MP MLA तुम्हारे होते हैं, जितने भी चुनाव हैं तुम्हारे लोकल में तुम वोट करने जाते हो, वो कौन है भाई? ये सारे चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व बोलते हैं। तो वही का राष्ट्रपति का यही चुनाव है? नहीं, राष्ट्रपति का रहता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना। तो इन दोनों शब्दों का मतलब समझ आया आपको, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का और सिंगल, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वोटिंग होती है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आता है, अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है, कोई समस्या आती है, तो इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो भाई अंतिम निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी समस्याएं आती हैं, अगर कोई विवाद होता है और कोई समस्या आती है, तो इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो क्वेश्चन में भाई ऑप्शन में क्या होगा? खुद पार्लियामेंट है या बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। तो अंतिम निर्णय किनके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो हमने ओवरऑल ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करी।
एकल हस्तांतरीय वोट की बात करी तो ये पता ही आपको, इसका मतलब क्या है, कम से कम हमें 50% प्लस वोट चाहिए तभी हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसके अलावा नहीं तो हम दोबारा बैक टू बैक चुनाव करवाते रहेंगे, ठीक है ना। और ये क्या है, नो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये अभी बताया था ना मैंने आपको, नो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं गलती हुई यहाँ पे, नो फर्स्ट पास्ट द, मतलब वहाँ पे नहीं लगेगा, कहाँ पे, प्रेसिडेंट के टाइम पे, है ना। तो मैं आपको ध्यान रखना है। तो भाई इनके जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति के लिए ये यूज नहीं होता, मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि भाई ऐसी कोई सिस्टम यूज नहीं होता, उसके लिए केवल ये वाला सिस्टम यूज होता है, ये वाली प्रणाली यूज होती है ना। तो दोस्तों ये बातें सारी आपको समझ में आई होंगी, राष्ट्रपति से बनते जितने भी क्वेश्चन हैं वो आराम से आप बना सकते हो, और हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रखी हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल है, तो आपको आर्टिकल एक नज़र में देख लेने हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं मैं आपसे 1 मिनट में पढ़ देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 52 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और बात करें आर्टिकल 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, तो भाई राष्ट्रपति के पास जितनी भी संघ की शक्तियाँ हैं ना वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना। तो वो कौन से आर्टिकल में, 53 में। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव, तो चुनाव 54 में, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, चुनाव 54 में तुम्हारा राष्ट्रपति का है। आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, तो भाई कौन सा तरीका है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, है ना। तो कौन सा तरीका इसमें दिखाई दे रहा है तुम्हारे, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, है ना। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 साल है, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। चुनाव के लिए अर्हता योग्यता कितनी है भैया, चुनाव के लिए आपको पता है कैसी कैसी योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा के मेंबर के बराबर योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करें राष्ट्रपति चुने जाने के बाद योग्यता, चुनाव की योग्यता है ना, उसे अपॉइंटमेंट करना है। तो और बात करें राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं, कौन कौन सी कंडीशनें होती हैं, है ना, कैसे कैसे। और राष्ट्रपति जब मान लो अपने पोस्ट पे होता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, आपको ये पता होगा, है ना। आगे बात करें राष्ट्रपति द्वारा शपथ कौन दिलाता है, तुम्हें पता है, मुख्य न्यायाधीश। महाभियोग इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, भाई समय डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन कब चुनाव करवाना राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, मतलब जब मान लो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अनुपस्थित है तब काम कौन करेगा, तो भाई उपराष्ट्रपति को। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 65 में। तो हमें आर्टिकल 61 में क्या रखना है, महाभियोग याद रखना है। 62 में उनके पद की रिक्तता याद रखनी है। और 59 में भाई साहब तो, और शपथ ग्रहण ध्यान रखना है। 60 में क्या है, शपथ है, ठीक है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल की दशाएं वो 59 में। तो ओवरऑल हमें ऐसे आर्टिकल पता होने चाहिए। और कुछ आर्टिकल की बात करें दोस्तों, 71 में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, तो उनके संबंधित जो मामले हैं ना, मैटर है, कौन मामले कौन तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट, है ना। 72 में दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमा दान इत्यादि की शक्ति, ठीक है ना। और तथा कपित मामले में और कॉन्फ्लिक्ट के मामले में, मतलब मान लो और कोई ज़्यादा मत हो जाता है, विवाद हो जाता है, उस मामले में दंड का हस्तांतरण उसे माफ़ कर सकते हैं, माफ़ी कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये पता ही है राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है तो वो कम भी कर सकता है और उसे बदल भी सकता है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श, मतलब मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो राष्ट्रपति को क्या करेगी, एडवाइस देगी, परामर्श देगी और एवं समर्थन देगी और सहयोग प्रदान करेगी। 75 में भैया मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति और कार्यालय वेतन, तो भाई राष्ट्रपति इन लोगों का अपॉइंटमेंट करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा और इनके कार्यालय, इनके वेतन किनके, मंत्रिपरिषद के। 76 की बात करें तो भारत के महान्यायवादी, है ना, आपको ये पता होनी चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। 77 में कुछ आर्टिकल है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम, और क्या है, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश क्या होता है दोस्तों, जब मान लो लोकसभा और राज्यसभा में से कोई एक, मतलब किसमें, सेशन में ना हो, सदन में ना हो, चालू ना हो, उनमें से कोई एक, लोकसभा राज्यसभा में से, या कभी लोकसभा नहीं रहती है सदन में, तो ऐसे हालात में क्या होगा, सारी पावर किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति जो तो उस टाइम पर जो बिल बनाता है, जो लॉ लेके आता है, उसे क्या बोलते हैं, अध्यादेश। तो अध्यादेश क्या है भैया, ऑर्डिनेंस क्या है, आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 143 की बात करें, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। तो भाई राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से क्या लेगा, सलाह लेगा, उसे ऐसी पावर दी गई है। तो दोस्तों हम जैसे बात कर रहे हैं, ओवरऑल हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे वो हमने पढ़ने की कोशिश करी, है ना। तो आपको क्या करना है, हमारी टेलीग्राम पर ये सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, तो आपको वहाँ से टेलीग्राम से फाइल को डाउनलोड करना है और एक बार रीड करना है, ठीक है। रीड करते ही तुम्हें आपको सारे आर्टिकल समझ में आ जाएंगे, सारी अप्रोच समझ में आ जाएगी, सारे शब्दों का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करने हैं, एमसीक्यू लगाने, फिर आपको क्वेश्चन लगाने, फिर देखना है कि हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, ये कोशिश करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर दोस्तों। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।